उद्देश्य है? उद्देश्य है कि अभी जो मत्स्य विभाग जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में हमारा बड़ा योगदान है, 27% का। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत में उत्तर प्रदेश सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो, विकसित हो, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक का हमने लक्ष्य रखा है। उसमें मत्स्य विभाग का बड़ा योगदान है, क्योंकि बार बार जब प्रधानमंत्री जी जब कभी भी आर्थिक व्यवस्था पर बोलते हैं तो कहते भाई मत्स्य विभाग में एक असीम संभावनाएं है भी कि अगर हम बैंक में 10 रुपया डालते, 100 रुपये 1,000 डाल दें तो 10 साल बाद 20,000 होगा। लेकिन अगर उसको हम टेक्नोलॉजी या सिस्टम से पानी में डाल दें मछली के रूप में तो हम 1 से 1.5 साल में दोगुना हो जाता है। और उसमें ढेर सारे लोगों को हमें प्रोटीन भोजन, उनके लिए व्यवसाय, उनकी अर्थव्यवस्था हो, हम राजस्व होगा, रोजगार मिलेगा, ये सारी चीजें उससे हम हल कर सकते हैं। तो हम चूंकि एक एयरपोर्ट है यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बनारस में, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे इसे फिशरीज हब के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि गंगा और जमुना के किनारे निषाद हैं, अधिक संख्या में है, और इनमें अंग्रेजों मुगलों ने इन्हें उजाड़ दिया है। और उजाड़ दिया, ये भूमिहीन लोग हैं, इनको किस तरीके से मत्स्य क्षेत्र में लाके इनको आत्मनिर्भर बनाए, तो समितियों के माध्यम से हो चाहे जैसे, तो इसलिए हमें गाजीपुर या बनारस बार बार इसलिए आना पड़ा। तो इसलिए उनको आज विभागीय बैठक थी। यहाँ कुछ निषाद हैं जो नदी के किनारे रहते हैं, एक यादव जी ने उनके खिलाफ मुकदमा करा के हाई कोर्ट से उन्हें एक उजाड़ने की व्यवस्था कर दी। तो मैंने अधिकारियों से कहा भाई इसको देख लो, और ठीक है, निषाद है, ये देश को भगवान राम को पार उतारने वाले हैं, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारने, उजड़े लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, इनको किराए पर देकर किसी तरीके से इनको उजड़ने न दिया जाए, व्यवस्था की जाए। तमाम विभागीय समीक्षा, केसीसी नहीं मिल रही थी, हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, तो किसान क्रेडिट कार्ड तो जिसका जमीन मिल जाती, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री से एक आदेश कराया आरबीआई से कि किसी निषाद के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, केवल आधार कार्ड है, वो मत्स्य क्षेत्र में व्यापार करना चाहता है, तो पहले तो 1.5 लाख था, अब 3 लाख रुपए उसे 4% ब्याज पर उसे मिलेगा केसीसी। तो बैंकर्स मैंने बुलाया था एलडीएम को कि आप केसीसी इनकी तुरंत बना दो, क्योंकि 144 फार्म आए, उसमें से केवल 14 लोगों को मिला हुआ। तो हमने कहा उसकी प्रगति अगली बार बैठक में 100% होना चाहिए, कि जिसने लाभार्थी है, जो सरकार के द्वारा चयनित है, या उसने पट्टे धारक है या रजिस्टर्ड मत्स्य पालक है, तो उसको केसीसी देने में आपको नहीं, क्योंकि हमारे विभाग ने अटेस्ट कर दिया, तो आपको पैसा देना है वो दे दो, और उनको विकास के लिए रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप इसको जो पैसे जो देते हैं, वो इंटरेस्ट जो होता है, उसमें भी सारा सब्सिडी, हाँ, में सरकार जो है काफी मदद। देखिए 7% तो है, अगर वो 1 साल के अंदर व्यापार का हिसाब किताब कर देता है तो 3% केंद्र सरकार देती है, उसे 4% के ब्याज पर उनको हम भाव दे रहे हैं। और इससे बहुत कुछ हुआ। पहले हम उत्पादन में बहुत नीचे थे, इसकी वजह 2 बार हमें उत्तर प्रदेश को हर साल खिताब मिल गया। मैं 3 साल से मंत्री हूँ, 2 साल से लगातार उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है मत्स्य उत्पादन में देश में। इसके मतलब यहाँ के मछुआरों का विकास हो रहा है, हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इसके मतलब हमारा विकास हो रहा है। तो इसके मतलब ये केसीसी एक बहुत बड़ा वरदान है। और जो समितियां हैं, समितियों में लोग हमारे कुछ ऐसे नेता हैं जो अनुभव नहीं है, उन्हें पता नहीं है, वो निषादों को जाके बहका रहे हैं, क्योंकि यहाँ नदी नीलामी का मामला आता है गंगा का। तो लोग कहते थे नदी पहले से चल रहा था, मैंने उसे सुनियोजित कर दिया। माफिया लोग पहले 100-100 किलोमीटर मछली मारते थे, हमारे लोगों को बंदूक दिखाकर वो मछली ले लेते थे, कहते थे हम ठेकेदार हैं। तो मैंने उसे 5-5 किलोमीटर कर दिया और कह दिया कि लोकल निषाद लेंगे, और उसे पट्टा हर 5 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर पर 5,000, 4,000 है, 5 किलोमीटर का मतलब 20,000 है। तो ये आपस में इनको चढ़ाकर माफिया लोग उसे लाखों में ले लेते हैं, 10 लाख 20 लाख, वो तो कुछ नहीं करते, मछली के नाम पर लेंगे, भालू निकालते हैं। तो उस पर रोक लगाने तो मैंने कहा कि भाई जिस तरीके से दारू का ठेका होता है, और उसमें तो ठेके की जगह पर दारू में पट्टा हो गया कि निर्धारित मूल्य हो गया कि इतना मूल्य जो देगा वो वहां शराब की बिक्री करेगा। और जहां पट्टा है कि इतना मूल्य है 20,000 रुपए, और पट्टे की जगह पर ठेका होगा, तो उल्टा है, वहां माफिया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने संज्ञान में लिया कि जल्दी इस पर नीति बनेगी कि अब जो मछली का पट्टा है वो पट्टे धारक को मिले, उनको लॉटरी निकाल दिया जाए, उनको इस बार मिलेगा, अगले बार दूसरे को मिले, इस तरीके से काम। आज विशेष रूप से दूसरी बात थी आज कि हमने पूरे 80 सीटों पर, 80 लोकसभा है, हर 10 विधानसभा का एक बैठक है, उनको कार्यशाला में हम ला रहे हैं कि कार्यशैली बदले, इनके ऊपर बिकाऊ पियाऊ का लेवल लगा है, झुआ भरोट पहुआ पीते हैं,
पैसे पर वोट दे देते हैं, ये नीच जाति है। तो इनको हम निषाद राज के वंशज, निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित कराया। 16 मैंने 9 साल बेमिसाल काम किया, इनके लिए कानून बनवाया, समिति तमाम ऐसे परियोजनाएं लाए हैं उनके लिए। इनके बच्चों को शिक्षा के लिए है, हाई स्कूल में 10,000, बीए में 20, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उसे 50,000, ये जिसके पास 3 लाख से आय कम है उनको देने के लिए बच्चों को पढ़ाओ। में पहली बार है कि निषाद पार्टी या भारतीय जनता पार्टी मिलकर इनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए योजना लाई है। वो जो है अब ये जरूरतमंद मिल जाए, इसके लिए बैठक करनी जरूरी है। इनके आज आप अधिकारियों के साथ बैठक की, ये किस तरह की बैठक? ये बैठक है समीक्षा की मतलब ये तो केसीसी जैसे मिल जाए, पट्टे धारक को समय सीमा के अंदर उनका रजिस्ट्री हो जाने तो फिर परियोजना का लाभ नहीं पाते, और ट्रेनिंग कराई जाए इनको। जितने पट्टे धारक हैं इनका आय दोगुना कैसे होगा, जब तक वो ट्रेंड नहीं होंगे तो उनको जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ट्रेंड करने के लिए हमारे पास है। मैंने ली थी। आप जो कह रहे हैं कि 4% तो केसीसी मिल रही है, हमारे पास एक किसान आया, उन्होंने बताया कि हमें 8% सब्सिडी के बाद 8% लोन मिलेगा। अगर 1 साल के अंदर वो नहीं चुकाता है तो वो निश्चित रूप से वो नियम के अनुसार होगा। साल भर के अंदर जो इसको देगा, मार्च टू मार्च होता है, तो मार्च से पहले हिसाब कर दे, फिर ले ले। तो हिसाब नहीं करेगा तो निश्चित रूप से जो नियमानुसार बैंक तौर से 6 दिन पहले ही जमा किया था सर। नहीं, अगर है तो उसको हमें दे दे, हम उसको सही करा दें। अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैंक द्वारा कहा गया लिखित चार्जेस जोड़ करके कहना और लिखित रूप से देना। अगर बैंक ने लिखित नोटिस दी है 8% जमा करने का, दिया जाए। अगर वो समय सीमा के अंदर है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसे जो निर्धारित जितना निर्धारित है वही लिया जाएगा, वही उसको है। सरकार उस गरीब और लाभार्थी हर व्यक्ति के साथ खड़ी है, और किसी भ्रष्टाचारी को सजा देने के लिए भी खड़ी है कि इसमें किसी प्रकार का जो नीतियों के विरोध में काम करता है, जनता के मंशा के अनुरूप, नीति के मंशा के अनुरूप नहीं काम करता है, ऐसे अधिकारी सब दोषी कार्रवाई में सर अक्सर सुना जाता है पौवा पावा, अक्सर चर्चा करते हैं, ये क्या है सर? अब पौवा भर जिनकी संख्या है और वो हमेशा सत्ता में रहे हैं, और झुआ भर घूम के पौवा पी के उनके पाँव में रहे हैं, सताए जा रहे हैं कि सेवा करते। दलित भी सेवा करते थे, सताए जाते थे। आज जैसे ही उन्होंने सत्ता में आ गए तो आज देखो सुख पा रहे, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे ही झुआ भरोट को कहता हूँ कि अगर आप पौवा पियोगे तो सताए जाओगे, और सेवा करोगे सबका ऐसे फ्री में, किसी का झंडा उठाओगे हाथी से कि पंजा का फ्री में पौवा पी के, तो सताए जाओगे। अब झुआ भरोट अगर आप पावर में आ जाओगे तो ये सम्मान और समृद्धि पाओगे, सुरक्षा पाओगे। तो इसलिए इनको सही सही में राजनीति में देखिए, हमारा प्रोग्राम है एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। देखिए दूसरी पार्टियां इस समुदाय को, जैसे दलितों को, दूसरी पार्टी जैसे अंबेडकर आए, दलितों के लिए लिखा, और उन्होंने पार्टी बनाई आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने बनाया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। तो ऐसे ही पेट में दर्द हो गया कांग्रेस को कि भैया हमारी सेवा कौन करेगा, ये दलित तो मेवा खाएंगे, दलित तो अब हमारा साफ कर रहे हैं पाखाना, आप तो ले लेंगे खजाना है। तो उन्होंने कानून बना दिया अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, कि अब जो इनसे साफ करवाएगा पाखाना साएगा जेल खाना। तो पता चला कहें रोको अम्बेडकर को, रोको रोको रोको। रोकने के लिए किसको लाए? बिहार से जगजीवन राम को लाए। हाँ, एक तो अब इसे क्या भर्ती कर लिया, तमाम दलित नेताओं को भर्ती करके गधा के रूप में उनको गधा बना के बर्बाद कर दिया। लेकिन कांशीराम आए तो उन्होंने पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ अपर कास्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई उन्होंने देखो समाज की अपनी सोच बदल दी। तो देखो धर्म के साथ साथ राजनीति पढ़ लिया, देखो पावर में है। अटल बिहारी वाजपेयी आए तो उन्होंने पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ लेदरमैन के रूप में उन्होंने अपने समाज का कार्यशाला लगाया, और देख लीजिए आज वो सत्ता में है। चाहे गधों से दूर हो जाओ और उनको समझाओ, और पार्टी के झंडे के नीचे आओ, नीति बनाओ। मुलायम सिंह आए, जैसे उन्होंने ओबीसी के नाम पर आया और अपने मिल्कमैन को जगाया, तब तक रामनरेश यादव पहुंचा दिया, एक तो क्या बना दिया मुख्यमंत्री। रोको रोको रोको, ये क्या पिछड़ों जगा रहा है भैया। आए उसी तरीके डॉक्टर संजय जैसे आए कि जो भाई मिल्कमैन है, वो लेदरमैन है, तो अदर मैन कहाँ जाएंगे? बाकी वंचित जातियां हैं वो कहाँ जाएंगी? तेली बड़ई लहार कहार पाल करेगी केवल मल्ला बिन कश्यप कहाँ। तो जो अदर मैन है, तो उन्होंने कहा भाई हमें भी एक पॉलिटिकल गॉड फादर चाहिए जो हमें पॉलिटिक्स पढ़ाए। तो डॉक्टर संजय को उन्होंने पकड़ लिया। हमने कहा जितना भी दूसरे पार्टी में तुम्हारे बिरादरी नेता है वो गधा जैसे ढो रहे हैं, अपनी
अपने वजन से ज्यादा ये इनसे थोड़ा दूर हो जाओ और आदमी की तरह आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करो और राजनीति में आओ। राजनीति से ही तुम्हारी समस्या का, नेता से नहीं, नीति से भला होगा। नीति तब होगी जब टोपी झंडा नारा तुम्हारा विधानसभा में जाएगा। तो दलित अपना टोपी झंडा नारा लेके नीति बन गई। देखिए, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है, तो जब उसी पन्ने में लेदरमैन वाशरमैन सुरक्षित है, तो राष्ट्रपति ने लिख रखा फिशरमैन भी है। मझवार, गौंड, तोहिया, खरवार, बेलदार, करोड़, कोली 7 नामों से है। तो हम असुरक्षित इसीलिए हैं कि मेरे समाज के तमाम गधा रूपी नेता बैठकर हमारे समाज के आरक्षण लुटवा रहे हैं। तो अपने समाज से कहता हूँ, गधों से दूर रहो और आराम से शेर बनो, निषाद राज के वंशज। अपना टोपी झंडा नारा लगाओ और जाके सदन में पहुंचाओ। हर जाति के लोगों को लाओ। हर जाति चाहती है निषाद का भला हो जाए, तो दूसरी बिरादरी को लड़ाओ चुनाव और लड़ा कर उनको अपने समाज की आवाज उठवाओ। उनका वोट भी, अपना वोट भी लाओ और जो निषादों का संवैधानिक अधिकार दिलाए उन्हें चुनाव लड़ा के विधान। तो ये पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारी है। अब इसीलिए 10-10 विधानसभाओं के कार्यकर्ता हैं, 40, 50, 50 जो सेक्टर अध्यक्ष हैं, उनका कार्यशाला है कि भैया कार्यशाला मतलब कार्यशैली बदलो। ये पौआ झुआ रोड जो पौआ पी रहा उन्हें पर्चा पढ़ रहा हो कि भैया हर घर घर में अम्बेडकर वादी की चर्चा कराओ और हर हाथ में संवैधानिक अधिकार का पर्चा थमाओ। तो एक मैंने स्लोगन बनाया कि घर घर में होगा अम्बेडकर वादी की चर्चा और हर हाथ में होगा संवैधानिक अधिकार की पर्चा। हर जाति, हर धर्म को संविधान में अम्बेडकर ने अधिकार दिया है। वोट डालने का अधिकार दिया है, तो शिक्षा भी पाने का अधिकार है। तो शिक्षा तो फ्री होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा ना, अब जिसके पास पैसा होगा उसका बेटा पढ़ेगा, नहीं सड़ेगा। तो हम कहते हैं, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इतने अच्छे, पंडित दीनदयाल की सोच यही थी कि निचले पावदान पे रहने वाला व्यक्ति को जीवन में उदय हो, अंत्योदय हो, उसका जीवन में उदय हो, निर्बल से सबल बने। तो उसके बच्चे को तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए ना आज के दिन में। तो आज के दिन में यह व्यवस्था हो, अटल बिहारी वाजपेयी का चिकित्सा फ्री हो। झुआ बरोड पौआ पी कर जिसको दे देता हो, पावर में रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं। आज कम से कम मोदी योगी सुन रहे हैं, इसलिए कि इनका टोपी झंडा नारा है। तब इनको रोकने के लिए तमाम नेता पैदा हो गए हैं। अब उनकी आदत ही है कि जो क्या कहते हैं, इम्पोर्टेड नेता हैं, वो बेचारे हमेशा इंपोर्ट के चक्कर में अपनी कीमत बढ़ाते हैं। इंपोर्ट का मतलब ही जानते हैं। मंत्री जी, इन दिनों जो मायावती जो राम भद्राचार्य पर जो आक्रोशित है और ये उनका आरोप लगा रही है कि मनुस्मृति की वो बात कर रहे हैं। देखिए, हम धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है कि संविधान देश से, संविधान से चलता है और संवैधानिक अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया, हर धर्म को अपने विचार करने, किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार रोकता है संविधान। हम अंबेडकर को इसलिए मानते हैं कि अंबेडकर के आने के बाद संविधान सभा में जब हुआ चुनाव, बहस हो रहा था, तो उस समय हम बड़े जाति के लोगों को धन्यवाद दूंगा, उनके पुरखों को, कि वो संविधान सभा में कहा, एक आवाज आई कि छोटा घोड़ा, बड़ा घोड़ा, छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा तो बड़ा वाला सब खा जाएगा, इसलिए छोटे घोड़े की व्यवस्था अलग से की जाए। तो बड़े लोगों ने कहा कि हम लोग बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कमाएंगे और देश को टैक्स चुकाएंगे, और जो टैक्स सरकार को आएगा उससे इन गरीब के बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे और फ्री में नौकरी दिलाएंगे। लेकिन 23% आरक्षण हो गया, लेकिन उसमें एक ही 66 समूह में से एक ही समूह लेदरमैन का कब्जा हो गया, अदरमैन बेचारे बना। तो मैं तो कहूंगा कि आज के दिन में अम्बेडकरवादी सोच के अगर जितने भी लोग नेता हैं और जो भाषण देते हैं मंच पर, चाहे कोई भी हो, बहन जी भी हो, तो ये 66 समूह जो है संविधान में जो लिखा है, तो संविधान में सूची अंबेडकर ने बनाया है, तो उस अंबेडकर में जो सूची बनी है, अगर उनका हिस्सा लूटा जा रहा है तो इसके मतलब अंबेडकर की आत्मा को ठेस पहुंचाया जा रहा है। खाली लेदरमैन को दिया जा रहा है, अदरमैन अगर भीख मांग रहा रोड पर, इसके मतलब आत्मा को ठेस पहुंच रहा है अम्बेडकर को। तो अम्बेडकरवादी वही हो सकता है जो अम्बेडकर के लिखे हुए एक एक शब्द को लागू कराए, तब भी माना जाएगा। इसलिए असली में अम्बेडकरवादी ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा हमदर्द, निर्बलों के साथ अम्बेडकर खड़ा रहे, निर्बलों के साथ संविधान खड़ा रहा, देश को कमजोर किया था अंग्रेजों ने, इसलिए संविधान बना, आज मजबूत हो रहा है। वो जब तक संविधान नहीं था अंग्रेज लूट रहे थे, संविधान बनने के बाद एक बार व्यवस्था में हम तीसरे नंबर पर हैं, 1 नंबर पर आने वाले हैं। सब शिक्षा में, रोजगार में, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये जो विकसित भारत हो रहा है संविधान की देन है। इसमें सभी लोग आए थे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को। गाजीपुर में डॉक्टर संजय निषाद जी का क्या क्या कार्यक्रम है? और आज के दिन में जमनिया में चंदौली लोकसभा के और गाजीपुर लोकसभा के ये 10 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं का बैठक है। कार्यकर्ता के 20 गुण होते हैं, उनको बताया जाएगा कि भैया न तो
बुद्ध ने विचारधारा फैलाया था, न जिंदाबाद किया न मुर्दाबाद किया। हम कहते हैं कांसी रामायण ने जिंदाबाद किया न मुर्दाबाद किया, उन्होंने विचारधारा बदला, सोच बदला। आप अपनी राजनीतिक सोच बदल दो कि पौवा पीने वाले में रहोगे या पॉलिटिकल रहोगे। तो इनको कहने में हमें पॉलिटिकल बनना है, पॉलिटिकल रहेंगे तो सम्मान और सुरक्षा मिलेगा। तो इनको सोच बदलने के लिए वो आज के दिन में कार्यक्रम है। आज भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है और विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। और हम कहते हैं मैच होता है और हमारे खिलाड़ी जीतेंगे। वो खेल तो उसी भावना से हमारे लोग खिलाड़ी लड़ते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वैसे वो खिलाड़ी भी लड़ते हैं। मैं खिलाड़ियों को आज के दिन में जीत की अग्रिम बधाई दूंगा कि उसी सोच और उसी भावना से लड़े और जीत कर आए और स्वागत किया जाए। हम लोग पिछले दिनों आपने कहा था जमानिया था कि पावर जो है योगी जी के पास है, पावर मोदी जी के पास है। आज के कार्यक्रम में क्या पावर? निश्चित रूप से इनको बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा आरक्षण लूटने वाले धोखेबाजों से सावधान रहो। कौन लूटने वाले हैं भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब सदन में बोल दिया, लिखा पत्र सभी राज्य सरकारों को कि मैं आरक्षण का समर्थक नहीं हूँ, और नौकरी में तो कतई ही नहीं हूँ। उसी को तो मोदी पढ़ रहे थे और विरोधी जो है आगे काट दिया, पीछे कर दिया, मोदी विरोधी है। अरे यार, जब पत्र लिखे हो कांग्रेस और उसने हमारे फाइल को गायब कराई हो, पब्लिक फाइल 74/4/1950, जिसमें लिखा है कि हु आर लेदरमैन, हु आर फिशरमैन, हु आर क्राफ्ट्समैन, हु आर ये 66 समूह का डिस्क्रिप्शन ऐसे आंख मूंद के थोड़ी लिख गया संविधान। देश से राज्य सरकारों से नोटिफिकेशन आया था और वहां से प्रस्ताव के बाद संविधान में लिखा। वो प्रस्ताव की जो फाइल है 74/4/1950 इनके कांग्रेस के 2 मंत्रियों ने गायब करा दिया। और सपा बसपा हमारी फाइल गायब कराने के लिए 10 साल बिना शर्त समर्थन किया है। ये तो हम लोगों के विरोधी है ना, आरक्षण विरोधी जितनी सरकारें उन्हें हटाओ। और मोदी आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को दे दिया, अपर कास्ट को दे दिया 10%, राम मंदिर के साथ निषाद राज किला बन गया। तो मोदी योगी जी ने एक प्रस्ताव दिया। देखिए, योगी जी को धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि जब वो सांसद थे तो हमेशा सदन में निषादों की आवाज उठाते थे। हम तो डॉक्टर थे, उससे पहले हमारी लड़ाई योगी जी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। तो जब उन्होंने आवाज उठाई है कि नहीं निषाद अनुसूचित में है, इसका सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, सपा कांग्रेस विरोध गलत कर रही है इनके साथ। हम जब रेल आंदोलन किए तुम्हारे साथ सड़क पर बैठे आंदोलन में, तो अखबार में आपके साथ पावर आ जाएगा तो बहुत। तो मैंने कहा कि तो योगी जी ने अगर पत्र लिख के आरजीआई को पूछा कि भाई ये डॉक्टर संजय कहते हैं और हम भी कहते हैं कि केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जात का हकदार। आरजीआई ने लिख के दे दिया केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात का हकदार है। तो अब इसको लेने के लिए इनको खड़ा होना पड़ेगा। तो जिसको लेना होगा आए, तो पावर में मोदी योगी है, उनके साथ रहेंगे तभी तो पाएंगे। और जो पावरलेस है उनके पास क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। आपकी सहयोगी पार्टी का एक सीताराम उपाध्याय जो कार्यकर्ता था, उसको पुलिस उत्पीड़न में मारा जाता है और नौनारा थाने में उसके जो है मौत हो जाती है। अभी मैंने अधिकारियों से पहले वही लॉ एंड ऑर्डर पर ही बैठक हुई थी और आला अधिकारी आए थे, उन्हें सच्चाई हुआ और उन्होंने कहा कि इसमें हम लोगों ने जांच लिख दिया है और कुछ लोगों पर कार्रवाई हो। जो भी इस जांच में जल्द में आएगा उसके रिपोर्ट के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से जो पीड़िता है, जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है, वो पीड़ित जो मृतक परिवार है उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है और उसमें जरूर कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी पाएंगे। राम भद्राचार्य जी जो इस समय ये कह रहे हैं कि जब पश्चिम यूपी में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि वो मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को हमको लगता है कि धर्म ही प्रचार किया जाए तो बेहतर है, और किसी राजनीतिकरण में हो तो बेहतर होगा। राजनीति अलग है, धर्म अलग है। तो हम लोग चाहते हैं कि राम भद्राचार्य का हम सम्मान करते हैं, उनका हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज के दिन में जो जनता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में है, अलग विषय है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि हम हमेशा राम भद्राचार्य का मैंने सम्मान किया, आज भी कर रहा हूं, हमेशा करता रहूंगा। उसको किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए और वहाँ शांति की अपील कर रहे हैं। निश्चित रूप से यही तो खासियत है मोदी जी का कि एक एक जनता, एक एक व्यक्ति जो विरोध करता है उसको दिल में भी जगह रखते हैं, उसको भी धन्यवाद देते हैं कि साहब चलो हम लोग चाहते मिलके आगे लड़ाए, देश की आजादी इसी लड़ाए, देश को विकास में लाए, गरीबी भगाएं, लोगों को रोजगार लाएं। सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होगा। तो इस क्रम में मोदी जी आज गए हैं और निश्चित रूप से मणिपुर में भी शांति आएगी और वहाँ के लोगों की। आजकल मंत्री जी अखिलेश यादव जी बड़े राग अलाप रहे हैं कि भाजपा जाएगा तो न्याय मिलेगा। उनके समय रहा तो यही तो है, कितना न्याय पाए जो खड़े हैं। यही सब लोग थे, न्याय मांगने गए थे गोली पा गए, न्याय मांगने गए तो जेल में चले। ये लोग क्या न्याय देंगे?
न्याय देने का समय था। वो कहते ना कि बहुत देर हो गई आते आते, वो देर खत्म हो गया। 30 साल हो गया। जब आपके पास जब पावर होता, जैसे ठीक है, कांग्रेस आई तो उनके पास विदेशी कंपनी थी, जब बसपा आई तो सतीश मिश्रा एंड कंपनी हो गई, अब जैसे ये आए यहाँ अमर सिंह एंड कंपनी हो गई। अब कहना चाहेंगे अखिलेश जी से? मैं इतने कहूंगा कि मैं बार बार उनको सलाह देता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह थे तो उनके पास अखाड़े के पहलवान थे जो पिछड़ों की राजनीति करते थे और मूल्यों पर आधारित राजनीति करते थे। और वह देखो सब